हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और पिछले दो लेक्चर्स में हमने बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बिहार के यूनियन बजट के बारे में देखा था। उसकी जो प्रमुख उसमें बिंदु थे या गवर्नमेंट के द्वारा जो नए नए तथ्य और स्कीम वगैरह लाए गए थे उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। आज के वीडियो पे चले इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें हमारे वीडियोस को, ताकि लेटेस्ट जो भी वीडियोज आते हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके, आप कोर्सेज से अपडेटेड रह सकें। साथ ही कुछ लोगों ने डेली बेसिस पे वीडियोस की बात करी। हमारा प्रयास रहता है कि जितना अधिक से अधिक संभव हो सके छात्रों के हित में जो है हम उसे समय समय पे लाते रहें। लेकिन चूँकि एक सिविल सर्वेंट होने के कारण कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं और इस कारण जो है डेली बेसिस पे शायद नहीं आ पाता। बट चूँकि क्वालिटी से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, एग्ज़ाम के लिए जो रिलीवेंट है वही आपको देना है, तो इसलिए जो है समय समय पे हम लोग निश्चित अंतराल पे इसको लाते रहते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बिहार के गवर्नमेंट स्कीम के बारे में है। यह लेक्चर जो है मेनली बिहार के योजनाओं से संबंधित है जो बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी योजनाएं जो ब्लॉक लेवल पे शुरू होती है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू होती है उसका लाभ जो है लोगों को मिलता है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपको इन योजनाओं के बारे में प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी इन योजनाओं के बारे में आप जिक्र कर सकते हैं अपने जीएस पेपर में। खास करके आपका एसए पेपर जीएस 1 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जीएस पेपर 2 में यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमी के सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो गवर्नमेंट स्कीम्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट स्कीम में एक पार्ट जो है वो पॉलिसीज़ का भी है, लेकिन पॉलिसीज़ जो हैं वो आम तौर पे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके जो भी खास करके प्रावधान है वो मेंस में आप डालते हैं तो आपका आंसर राइटिंग स्किल एनरिचमेंट आप कह सकते हैं कि उसको वैल्यू एडिशन होता है और वो आपको वहाँ फ़ायदा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो आईटी पॉलिसी है, टूरिज़्म पॉलिसी है बिहार गवर्नमेंट का, बिहार टूरिज़्म पॉलिसी। इसके अलावा आपका इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है बिहार गवर्नमेंट का। और भी कई सारी पॉलिसीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, अलग अलग स्टार्टअप पॉलिसी है बिहार गवर्नमेंट की। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण पॉलिसीज़ हो जाती हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग मेनली अभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो पॉलिसीज़ का जिक्र थोड़ा कम करेंगे। पॉलिसीज़ के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें डिटेल में देखेंगे कि बिहार गवर्नमेंट की प्रमुख पॉलिसीज़ क्या हैं जो कि क्रियान्वयन के लिए या क्रियान्वयन में लाई गई हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है और उसके क्या इम्पैक्ट जो है वो हुए हैं और उसका क्या जो है प्रावधान है, फ्यूचरिस्टिक कितना है, एक्सेट्रा। अभी हम लोग बिहार सरकार के स्कीम्स की बात करेंगे, गवर्नमेंट के योजनाओं की बात करेंगे। देखिए बिहार गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो ज़्यादातर इनके विजन से रिलेटेड है जो कि एक कंटिन्यूटी को दर्शाता है। इससे पहले का जो टाइम पीरियड था उसमें 7 निश्चय प्रोग्राम बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और जितनी भी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ थी वो मेनली 7 निश्चय के ही आसपास बनाई गई थी। इन द नेक्स्ट फेज, मतलब कि 2015 से 20 का जो फेज था वो आपका 7 निश्चय पार्ट 1 का फेज कह सकते हैं, या यूं कहें कि 7 निश्चय का फेज था। इस 7 निश्चय में जो भी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज थी उसमें जो टारगेट्स दिए गए थे उसके इवैल्यूएशन के उपरांत गवर्नमेंट ने पुनः जो है 2020 से 25 में 7 निश्चय 2.0 अभियान लेकर आए। तो 2020 से 25 मतलब नेक्स्ट फेज में जब सरकार आई तो इन्होंने इसी को कंटिन्यू करते हुए 7 निश्चय 2.0 जिसमें नए टारगेट को रखे गए और नई योजनाओं को इंक्लूड किया गया। तो ज़्यादातर जो बिहार गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो 7 निश्चय पार्ट, अभी के वर्तमान समय में जो योजनाएं हैं वो 7 निश्चय पार्ट 2 से ही
कहीं ना कहीं निकली है या उसी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। अब ये 7 निश्चय पार्ट 2 में महत्वपूर्ण जो एरियाज है, फोकस एरिया है गवर्नमेंट का, वो क्या क्या है? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। जाहिर सी बात है, हमने इको सर्वे और बजट के भी क्लास में देखा कि बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा अगर कहें पॉपुलेशन तो आपका 15 से 35 साल के एज ग्रुप में है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की भी अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 से 29 साल के बीच में लगभग 13.9% है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को युवाओं को के लिए बेहतर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्कीम्स लाने की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है ये गवर्नमेंट का मेन फोकस और अटेंशन एरिया है। इसीलिए 7 निश्चय पार्ट 2 का जो पहला सबसे मेन टारगेट है वो है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। नेक्स्ट है आपका सशक्त महिला, सक्षम महिला। इससे पहले जो 7 निश्चय पार्ट 1 था उसमें आप देखेंगे आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। इसके अंतर्गत बिहार सरकार ने कई सारे स्कीम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 35% रिजर्वेशन इन ऑल कैटेगरीज फॉर वीमेन, मतलब कि महिलाओं को शिक्षा में भी 35% जो है वो आरक्षण मिला। साथ ही साथ रोजगार में जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज वगैरह हैं उसमें भी आपका 35% आरक्षण मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 निश्चय पार्ट 1 में सरकार ने महिलाओं के रोजगार के लिए जो है रिजर्वेशन का प्रावधान किया, जिससे वीमेन वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन इन ऑल सेक्टर्स पार्टिकुलरली इन द गवर्नमेंट सर्विसेज बढ़ा। इसी का कंटिन्यूटी जो है अगेन आपका 7 निश्चय पार्ट 2 में देखने को मिलता है, सशक्त महिला, सक्षम महिला के तौर पे। तीसरा है हर खेत के लिए सिंचाई का पानी। इसके तहत भी हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से सोलर पंप इंस्टॉलेशन के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरह का जो है सब्सिडी स्कीम ला रही है। साथ ही साथ आप देखें तो हर खेत को सिंचाई का पानी के लिए गवर्नमेंट जो है ड्रिप इरिगेशन को भी प्रमोट कर रही है, ताकि मोर क्रॉप पर ड्रॉप और वाटर कंजर्वेशन को भी बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट आप देखें तो स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। जाहिर सी बात है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं। तो उसी तरह से जो है बिहार गवर्नमेंट ने भी लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन और उसमें भी गांव गांव तक जो है अपशिष्ट प्रबंधन इकाई बनाने का काम किया है। अगर हम देखें मेनली आपका ये 7 निश्चय जो है वो किससे डेराइव हो रहा है? ये आपका आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहा है। आत्मनिर्भर बिहार, जैसे आपका आत्मनिर्भर भारत है, सेल्फ रिलायंट इंडिया का लक्ष्य है, उसी तरह से आपका आत्मनिर्भर बिहार है। और इसके जितनी भी योजनाएं हैं 7 निश्चय की, उसको मॉनिटर करने के लिए बिहार विकास मिशन, जो कि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज अलग अलग हैं, लेकिन मॉनिटरिंग एजेंसी इसके प्रगति का इवैल्यूएशन करने के लिए बिहार विकास मिशन राज्य स्तर पर अलग अलग टारगेट्स का अचीवमेंट देखती है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी बनाया गया है। तो 7 निश्चय 2.0 में स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, जिसमें कि अपशिष्ट प्रबंधन इकाई हर एक ग्राम पंचायत में बनाया जाता है। अगर आप देखें तो इसी को WPU या वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। यह हर एक पंचायत स्तर पे बनाया जा रहा है, पंचायत लेवल पे। और इस स्कीम की खास बात क्या है कि यूजर पे प्रिंसिपल पे भी बेस्ड है। मतलब कि इसके तहत जो है जो अपशिष्ट प्रबंधन इकाई बनाई जाती है, उसमें गांव-गांव में जाकर जो है कचरा को सिग्रीगेट किया जाता है, आपका वेट गार्बेज एंड ड्राई गार्बेज में, सूखा कचरा और गीला कचरा में। और फिर जो है इसे वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट में लाकर इससे जो है वो कंपोस्ट बनाया जाता है, खाद बनाई जाती है, और इस खाद को फिर जो है वो मार्केटिंग किया जाता है। तो ये बिहार सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम है कि कैसे क्लीनलीनेस भी रहे, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, और साथ ही साथ जो है उससे
आपका जैविक खाद भी बनाया जा सके। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो इसी स्कीम के अंतर्गत यूजर पे प्रिंसिपल के तहत जो कचरा आपको संग्रहित करते हैं या इकट्ठा करते हैं, उन्हें प्रति हाउस होल्ड 1 रुपी पर डे जो है कलेक्ट करना है, या महीने का 30 रुपया जो है वो अपशिष्ट के कलेक्शन चार्ज के तौर पे लेना है। तो ये एक सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिट के तौर पे भी आपका फंक्शन करता है। क्लियर? साथ ही साथ नेक्स्ट आप देखें, स्वच्छ शहर विकसित शहर, ये दोनों आपका स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही ये दोनों प्रोग्राम 7 निश्चय पार्ट 2 में लाए गए हैं। अगला है आपका सुलभ संपर्कता। सुलभ संपर्कता का मतलब आपका ये हुआ कि कनेक्टिविटी जो है, जो आपका गांव-गांव तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके अलावा आपका मुख्यमंत्री झुग्गी झोपड़ी आपका संपर्क योजना, और साथ ही साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है जैसे टेलीकम्युनिकेशन या फिर आपका नेटवर्किंग एक्सेट्रा, यह भी पंचायत स्तर तक पहुंचाना, डोर स्टेप डिलीवरी तक पहुंचाना, इसके लिए भी स्कीम लाई गई है। हमने इको सर्वे के चैप्टर में भी देखा कि बिहार गवर्नमेंट ने इस पे बेस्ड कई सारे स्कीम लाए हैं। और नेक्स्ट है सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा। तो ये जो 7 निश्चय हैं पार्ट 2 के, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि प्रीलिम्स में आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो 7 निश्चय का पार्ट है या 7 निश्चय पार्ट 2 का पार्ट है या नहीं, क्योंकि कई बार वो पार्ट 1 से भी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अवसर बढ़े आगे पढ़े, अथवा आपका घर तक पक्की गली नली। तो गली नली योजना आप अपने गांव में देखते होंगे, काफी पॉपुलर स्कीम रहा है, लेकिन वो बेसिकली क्या है, 7 निश्चय पार्ट 1 का स्कीम है। क्लियर? इसी तरह से आगे हम लोग एक एक सेक्टर में, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी एक्सेट्रा, इसमें बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं या क्या क्या स्कीम लाए गए हैं, उस पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब जो है एक बात जो और ध्यान रखने वाली है कि स्कीम बिहार गवर्नमेंट के बहुत सारे हैं, लेकिन सभी स्कीम आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट नहीं है। अगर आप स्कीम की चर्चा करें तो बहुत से स्कीम है जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो कि मान लीजिए 2005 के आसपास स्टार्ट हुआ या 2010 के आसपास स्टार्ट हुआ। ये सब स्कीम अभी के समय में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज़्यादा रिलीवेंट नहीं है। इतना ही नहीं, ऐसे स्कीम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंस अगर आप देखें तो ऐसे स्कीम जो या तो हाल फिलहाल में लॉन्च किए गए हो या फिर पुराना भी हो तो उसमें कोई नए फीचर पुनः ऐड किया गया हो, या फिर जिसने ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया हो, या फिर वह न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा हो, तो ऐसे ही ये स्कीम से प्रश्न आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए जब स्कीम के लेक्चर पे हम लोग आते हैं तो हमने जो है पर्टिकुलरली उसको फिल्टर आउट किया है कि आपको कोई भी अननेसेसरी बहुत ज़्यादा स्कीम्स को मगअप या रटने की जरूरत ना पड़े, और हम लोग सटीक सिर्फ उन्हीं स्कीम्स का विश्लेषण करें जो या तो हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है या ग्राउंड पे काफ़ी इम्पैक्ट किया है, या फिर सरकार इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंभीर प्रयास कर रही हो, या फिर वो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा हो। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब स्कीम आपके बहुत, अब फॉर एग्जांपल नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की आप बात करें तो वह पुरानी स्कीम है, बहुत लंबे से चली आ रही है। ICDS की बात करें तो वह भी काफ़ी पुरानी स्कीम है। मिशन इंद्रधनुष की बात करें जिसमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वगैरह कवर होता है, ये सब स्कीम बहुत पुरानी है। NRLM या फिर आप NRHM की बात करें, जो भी आप जिस भी पुराने स्कीम्स की बात करते हैं 2005, 6, 7, 8 के आसपास की, चल वो सब स्कीम भी अभी रही हैं, लेकिन आपका जो है वो सारे स्कीम वर्तमान में बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका स्कीम्स का भी कैटेगराइजेशन है। कुछ स्कीम सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, कुछ स्कीम केंद्र प्रायोजित होती है जिसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं, और कुछ स्कीम जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है जिसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। तो स्कीम का बेसिकली अगर आप देखें तो 3 तरह का कैटेगराइजेशन आपको देखने को मिलता है। एक जो कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम आप इसे कह सकते हैं। दूसरा आपका है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम आप इसे कह सकते हैं।
केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मींस आपका केंद्र प्रायोजित। इसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और दोनों की राशि जो है वो अलग अलग तर्ज पे खर्च की जाती है। जैसे अगर आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम का या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो इसमें केंद्र सरकार जो है वो 60% के आसपास जो है वो राशि खर्च करती है, जबकि राज्य सरकार जो है वो 40% के आसपास अपना योगदान देती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें तो वो फुल्ली फंडेड एंड इंप्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो इट इज पार्शियली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शियली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आपका सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील स्कीम है, ये सब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एमजी नरेगा एक्सेट्रा। तो इन सब स्कीम को क्रियान्वयन करने का काम राज्य सरकारों का होता है, जबकि केंद्र सरकार इसमें जो है ब्रॉडर गाइडलाइन के साथ कुछ हिस्से तक फंड जो है वो देती है। और तीसरा आपका जो टिपिकल स्टेट गवर्नमेंट का फंड स्कीम है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट स्कीम भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये फिर 100% फंडेड एंड इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा। तो मेनली 3 तरह के स्कीम आपको देखने को मिलते हैं, हर एक राज्य में कमोबेश यही स्थिति है। यहां पर जो 60 और 40 का है, एक चीज आपको बार बार न्यूज में भी देखते होंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले, क्योंकि आर्थिक संसाधन की यहां पर कमी है। और इसीलिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से जो है बिहार में आपका क्या होगा, सेंट्रल सेक्टर का फंडिंग बढ़ने लगेगा। तो यहां पर एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो भी स्कीम्स है उसका भी कैटेगराइजेशन में, फंडिंग का कैटेगराइजेशन 2 तरह से किया गया है। एक जो सामान्य दर्जे के राज्य हैं उन सब का जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें 60% और 40% का आपका फंडिंग का जो है वो पैरामीटर रखा गया है। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 90% फंड देती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, जबकि स्टेट गवर्नमेंट को मात्र 10% ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में खर्च करने होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिहार जो है वो सभी पैरामीटर को फुलफिल नहीं करता है जो कि उसे विशेष राज्य का दर्जा दिला सके। जैसे विशेष राज्य का दर्जा जो कि 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा लाया गया था, उन्होंने जो पैरामीटर सेट किए थे उसमें था कि एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री होना चाहिए, मतलब कि कोई विदेशी कंट्री के साथ उसका बाउंड्री होना चाहिए। इस पैरामीटर में बिहार फिट होता है क्योंकि हमारा नेपाल के साथ बाउंड्री है, तो पंजाब का भी है पाकिस्तान के साथ, जम्मू कश्मीर का भी है पाकिस्तान के साथ। आई बात समझ में? लेकिन बाकी जो पैरामीटर हैं जैसे हिली एंड माउंटेनस टेरेन, मतलब कि जहां पर पहाड़ पर्वत काफी ज्यादा हो, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना संभव नहीं हो। दूसरा, उसका जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज या पोटेंशियल जो हो वो काफी कम हो, साइजिएबल पॉपुलेशन हो। आई बात समझ में? इन सब पैरामीटर को बिहार जो है वो फुलफिल नहीं करता है। तो सिर्फ एक पैरामीटर को फुलफिल करने के कारण अभी तक बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा तो नहीं मिला है, लेकिन मोर और लेस आप देखें तो जो भी आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसमें बिहार का जो फंडिंग पैटर्न है वो वही है जो एक सामान्य राज्य के दर्जे के बराबर है, चाहे किसी अन्य राज्य को मिलता है। तो अभी जो है सेंट्रली ये विशेष राज्य वाले स्कीम्स जो हैं उसमें आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर आते हैं, ये सब स्टेट्स को आपको विशेष राज्य की फंडिंग मिलती है 90% और 10% के हिसाब से। बाकी जितने भी राज्य हैं उन सबको जनरल कैटेगरी स्टेट्स में ही डाला गया है। क्लियर? तो अब जो है हम लोग यहां पर देखेंगे कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, मतलब कृषि और उससे जुड़े जो क्षेत्र हैं उसमें बिहार सरकार की प्रमुख स्कीम क्या क्या है। क्लियर? तो एग्रीकल्चर में अभी जो आप ब्लॉक लेवल पे भी जाएंगे तो ऐसे कुछ स्कीम जो कि किसानों को वाकई प्रभावित कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है जिसके लिए किसान प्रतिदिन आवेदन भी कर रहे हैं, उन्हीं स्कीम्स को हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट समझते हुए हमने यहाँ पर लाया है। अदरवाइज स्कीम एग्रीकल्चर में देखेंगे तो बहुत सारा है, बीज देने से लेके, खाद देने से लेके, हर तरह की सब्सिडी देने से लेके
पावर सप्लाई एक्सेट्रा, कई तरह की स्कीम्स है, लेकिन सभी स्कीम इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी में एक है बिहार डीजल ग्रांट स्कीम। इसे आप आमतौर पे जाएंगे तो आपको ब्लॉक में डीजल अनुदान योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्या है ये बिहार डीजल अनुदान योजना? डीजल अनुदान योजना इसके तहत जो है बिहार सरकार ने किसानों को इरिगेशन के लिए डीजल पर सब्सिडी का जो है प्रबंध किया है। आप जानते हैं कि बिहार जो है मुख्यतः क्या है, कृषि प्रधान ही जो है आपका इकोनॉमी है, या कह सकते हैं एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। आपका 50% के आसपास वर्क फोर्स जो है वो क्या है, कृषि में लगा हुआ है। आपका नेट सोन एरिया जो है वो 54% है, मतलब 54% भूभाग पे आपका सिर्फ खेती ही किया जाता है। तो ऐसे में जो है आपका किसानों के लिए जो भी स्कीम लाती है गवर्नमेंट का उस पर विशेष फोकस होता है। दूसरा एक इशू क्या है, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो खेती है वो क्या है, मॉनसून डिपेंडेंट है। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, अदरवाइज आपका कैनाल इरिगेशन या अदर इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो इसी केस में गवर्नमेंट ने जो है वो डीजल अनुदान योजना लाया है कि खरीफ, रबी और अन्य जितने भी हॉर्टिकल्चर वगैरह के भी क्रॉप हैं उन सब पे किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट में डीजल दिया जाता है, पर्टिकुलरली फॉर द इरिगेशन पर्पसेज। और उसी में आपको जो है इस योजना के अंतर्गत 50 रुपया प्रति लीटर जो है डीजल पर सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को। लेकिन इसका भी एक पैरामीटर सेट किया गया है। वो पैरामीटर क्या है, अगर आप देखें तो जो खरीफ क्रॉप हैं, पर्टिकुलरली धान की आप बात करें, पैडी की, तो इसके लिए दिया गया है कि धान की 4 इरिगेशन पे, मतलब कि 4 बार अगर आप धान की सिंचाई करते हैं तो उस पे 400 रुपए प्रति एकड़ का सब्सिडी आपको दिया गया है, ₹400 पर एकड़ का ऑन 4 इरिगेशन ऑफ पैडी। इतना ही नहीं, गेहूं की अगर आप बात करें तो इसमें 3 इरिगेशन तक आपको सब्सिडी दिया गया है, ₹1200 पर एकड़ के हिसाब से। आई बात समझ में? और दलहन और तिलहन या किसी सब्जी की बात करें तो इसमें 2 सिंचाई तक दिया गया है। दलहन या अन्य फसलों की अगर आप बात करें, दलहन, तिलहन या फिर सब्जियों की बात करें तो इसमें आपका जो है ₹800 पर एकड़, और ये आपका अप टू 2 इरिगेशन, मतलब कि 2 बार की सिंचाई के लिए आपका ये प्रावधान लागू होता है। तो बिहार डीजल ग्रांट स्कीम जो है वो मेनली आपका इरिगेशन से रिलेटेड है, जो कि सब्सिडाइज्ड रेट में फार्मर्स को इरिगेशन के लिए डीजल प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आपका है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। बिहार राज्य फसल सहायता योजना ये मेनली आपका जो है प्राकृतिक आपदाओं से हुए फसल क्षति के केस में उनको एक तरह से कह सकते हैं कि मुआवजा देने का प्रावधान है। सो इट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉट अ इंश्योरेंस, और फाइनेंशियल असिस्टेंस नॉट एन इंश्योरेंस। तो इसमें आपको किसी तरह का कोई प्रीमियम वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि कोई कोलेटरल या प्रीमियम वगैरह नहीं जमा करने हैं। यह फसल सहायता योजना जो है बेसिकली आपका नेचुरल कैलामिटीज के केस में, मतलब प्राकृतिक आपदा के केस में यदि फसल का नुकसान होता है तो उसमें जो सहायता राशि दिया जाता है, असिस्टेंस दिया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। आई बात समझ में? अब इसके तहत जो है अलग अलग क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। क्या है वो क्राइटेरिया? यदि आपका थ्रेशोल्ड प्रोडक्शन का 20% तक नुकसान हुआ है। यह थ्रेशोल्ड प्रोडक्शन क्या है? थ्रेशोल्ड प्रोडक्शन एक एवरेज प्रोडक्शन है
जो कि प्रति एकड़ यूनिट में सरकार ने एक डिसाइड किया कि भाई ठीक है, एक एवरेज प्रोडक्शन इस फसल का इस भूमि पर 1 एकड़ में कितना होना चाहिए। तो उस थ्रेशहोल्ड का अगर मान लीजिए अप टू 20% जो है आपका क्षति होता है, 20% यील्ड का अगर आपका लॉस होता है, तो उस केस में आपको 7,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सहायता राशि मिलती है। और ये जो है 2 एकड़ तक दी जा सकती है, मतलब कि मैक्सिमम आपको 15,000 रुपये का सहायता राशि फसल क्षति के भरपाई के लिए बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपका यील्ड लॉस जो है वो 20% से ज़्यादा है, मतलब कि मान लीजिए कि अगर बिहार सरकार ने 1 एकड़ जमीन पर किसी फसल का उत्पादन 100 टन रखा है और या 100 क्विंटल रखा है और आपका 80 क्विंटल तक ही उत्पादन हुआ, तो उस केस में प्रति एकड़ आपको 7,500 रुपये मिलेंगे। लेकिन आपका 70, 65 या 60 ही क्विंटल तक उत्पादन हुआ, मतलब कि 20% से ज़्यादा आपका यील्ड लॉस हुआ, तो उस केस में आप 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कंपनसेशन दिया जाता है। और ये भी अप टू 2 एकड़ तक दिया जाता है, मतलब कि आप मैक्सिमम 20,000 रुपये तक का कंपनसेशन या सहायता राशि जो है वो बिहार सरकार से प्राप्त कर सकते हैं फसल क्षति के कारण। क्लियर? तो यह जो है एक जो अच्छी बात है इसमें कि यह कुछ लिमिटेड क्रॉप के लिए नहीं है, बल्कि ओपन टू ऑल क्रॉप्स है। तो इसमें सभी तरह के फसल, चाहे वो खरीफ हो, रबी हो, अगहनी हो, भदई हो, किसी भी तरह का, चाहे वो मक्का हो, बाजरा हो, ज्वार हो, जिस भी तरह का फसल हो, सब पे यह लागू होता है। तो यह स्कीम जो है अपने आप में उसको एनकम्पास करती है, जितने भी तरह के क्रॉप या फसल हैं उसको। इतना ही नहीं, एक है बिहार सरकार का दियारा डेवलपमेंट योजना। उसके तहत जो है, जो दियारा क्षेत्र की भूमि होती है, दियारा क्षेत्र की भूमि क्या है? ऐसी भूमि जो नदी के आसपास की हो, जिसमें नदियों के द्वारा लाई गई रेत की मात्रा अधिक होती है। ऐसी भूमि आपको सोनपुर में, शिवहर में या गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी नदियों में, ये सुपौल वगैरह के जिलों में आपको काफ़ी देखने को मिलता है। ऐसी भूमि उर्वरकता के मामले में अगर हम देखें तो वहाँ पे खरीफ और रबी फसल जो है, धान और गेहूं, उतने अच्छी उत्पादन नहीं होती है। लेकिन कुछ क्रॉप जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूजा, परवल इत्यादि, इन सब के लिए यह काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में इन सब पार्टिकुलर क्रॉप का या पार्टिकुलर प्रोडक्ट का विकास करने के लिए, वेजिटेशन का विकास करने के लिए सरकार ने स्पेशल योजना लाया है, दियारा क्षेत्र विकास योजना, जिसमें कि मुख्य तौर पे जो है उन्हीं सब तरह के प्रोडक्ट जो दियारा क्षेत्र में उगाए जा सकते हैं उन पर बिहार सरकार का फोकस है। अगला है आपका बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना। अभी हमने बात किया था कुछ देर पहले कि जो आपका सोलर पंप है उसको हर गांव में, पर्टिकुलरली हर खेत में आपको इंस्टॉल करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा स्कीम लाया जा रहा है। इसके 2 फायदे हैं। पहला तो यह है कि ये आपका इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने में आपका सहयोग होगा। दूसरा है कि इससे किसानों को जो है मदद मिलेगी, न सिर्फ इरिगेशन में, बल्कि उनका जो इनपुट कॉस्ट है वह भी इरिगेशन का कम होगा। तो इसमें सोलर एनर्जी इरिगेशन स्कीम के तहत इसको लाया गया है। और इस स्कीम के अंतर्गत बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने का काम जो है बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कर रही है। तो जैसा कि नाम ही आपका बता रहा है, ये क्या है? बेसिकली आपका सोलर स्कीम है। यहां मिटा कर लिख देते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स की स्कीम है, जो कि बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट स्कीम
इसके तहत लाई गई है। अब इसमें मेनली आपका जो है बिहार सरकार के द्वारा सोलर पंप के इंस्टॉलेशन के लिए 75% तक की सब्सिडी दी जाती है। क्लियर? तो सौर क्रांति सिंचाई योजना के अंतर्गत अप टू 75% सब्सिडी अपॉन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप। तो एक तो इसमें यह बेनिफिट हुआ कि किसान जो भी सोलर पंप को खरीदेंगे उनको इस योजना के लिए आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो काफी कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि 75% तक जो राशि है वो सरकार के द्वारा ही सब्सिडी के तौर पे दी जाएगी। दूसरा जो इसमें क्राइटेरिया है वो है कि कम से कम 1 एकड़ जमीन जो है वो होनी चाहिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए। मतलब कि इस योजना में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन या कह सकते हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया और पैरामीटर है वो आपका है कि जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें कम से कम 1 एकड़ जमीन पर ये खेती करनी होगी और मैक्सिमम जो है वो 5 एकड़ का पैरामीटर रखा गया है। मतलब जिनके भी पास 1 एकड़ से 5 एकड़ तक भूमि है वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ एक और कंडीशन है कि ऐसे ही खेतों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा जहां पर 4 इंचेस के बोर जो है वो अवेलेबल है। वो मतलब कि ऐसे खेत जहां पर कम से कम 4 इंचेस का जो है बोर जो है वो अवेलेबल हो और 1 से 5 एकड़ तक जमीन हो, तो वहां पर अगर सोलर पंप का इंस्टॉलेशन किया जाएगा तो 75% तक सब्सिडी जो है वो राज्य सरकार देगी किसानों के लिए। क्लियर? तो यह एक काफी महत्वाकांक्षी और जरूरी स्कीम मुझे लगा, इसलिए मैंने इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीवेंट माना। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम। यह भी हाल फिलहाल में काफी जो है वो न्यूज में रहा। पोल्ट्री डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, इसके तहत पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। इसका उद्देश्य जो है एक तो फार्मर्स के इनकम को डाइवर्सिफाई करना कि सिर्फ वो फसल के उत्पादन पर ही निर्भर न रहे बल्कि अन्य जो क्षेत्र है मुर्गी पालन या फिर मत्स्य पालन या फिर आपका जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उन सब के भी उत्पादन से अपना खर्च निकाल सके। तो इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम इसका उद्देश्य है आपका टू इंप्रूव द पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन। इतना ही नहीं, इसके लिए सरकार ने जो है दूसरा है ये आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगा और फार्म इनकम को इंप्रूव करने के लिए भी ये मददगार साबित होगा, क्योंकि ये डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देगा कि सिर्फ आप खेती पर ही निर्भर न रहें, खेती के अलावा अन्य भी जो व्यवसाय हैं उसको आप अपना सकते हैं। अब इस स्कीम में सरकार के द्वारा क्या पैरामीटर और क्राइटेरिया रखा गया है? पहला यह है कि कम से कम 7000 स्क्वायर फीट की भूमि चाहिए। अब ये 7000 स्क्वायर फीट की भूमि क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए क्योंकि मिनिमम कैपेसिटी जो इस पोल्ट्री फार्म की होनी चाहिए वो आपका 3000 हेन फार्म्स के बराबर होना चाहिए। मतलब कि कम से कम 3000 मुर्गियों का पालन वो कर सके, तभी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए सरकार ने 2 तरह का अनुदान या कह सकते हैं कि सब्सिडी प्रोवाइड करने का टारगेट रखा है। पहला जो है वो है 30% सब्सिडी टू
ऑल एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कि जो भी इस व्यवसाय में आना चाहते हैं पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम में, तो 30% तक की सब्सिडी बिहार सरकार देगी अगर वो ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, 7,000 स्क्वायर फीट लैंड और 3,000 हैन फार्म्स को। दूसरा है कि अगर वो SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें 50% सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। आई बात समझ में? तो फॉर SC/ST एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 50% of the project cost as the subsidy, but for all other entrepreneurs government will provide 30% of the input cost और project cost as subsidy। क्लियर? तो ये आपका पोल्ट्री डेवलपमेंट स्कीम है जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्म इनकम पे बेस्ड है। नेक्स्ट आपका है कृषि वानिकी योजना। यह भी काफी महत्वपूर्ण योजना है, हाल फिलहाल में न्यूज में भी काफी था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलीवेंट हो जाता है। इसके प्रावधानों को हम लोग देखेंगे। ये मेनली आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं बल्कि इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लागू किया जाता है। तो जो कृषि वानिकी योजना है ये आपका पर्यावरण विभाग या पर्यावरण एवं वन संरक्षण विभाग, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना। सोशल फॉरेस्ट्री आगे हम लोग आएंगे कि क्या है, इसका महत्व क्या है। सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना प्लस जो आपका फार्मर्स का इनकम है उसको इंप्रूव करना। किस चीज के कारण? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम के कारण, कि वो सिर्फ खेती और उसके प्रोडक्ट पर ही बेस्ड ना रहे बल्कि वो अलग अलग, जैसे अभी हमने देखा पोल्ट्री फार्मिंग, उसी तरह डेयरी सेक्टर, उसी तरह आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप और उसी तरह आपका वन विभाग के द्वारा लॉन्च की गई वानिकी योजना के तहत भी वो अपने इनकम को बेहतर कर सकते हैं। अब ये योजना के पैरामीटर्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है? इस योजना के तहत जो है वन विभाग के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाता है। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री जो है वो एक तो आपका इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए काम आता है। किसी भी खेत के अगर इसमें मेन क्रॉप लगा है, फॉर एग्जांपल जो भी पैडी कह लीजिए, व्हीट कह लीजिए, मतलब धान गेहूं, तो इसकी जो मुंडेर होती है या कह सकते हैं कि आर होती है, उस पे जो है आपके जो ट्रेडिशनल पेड़ हैं जैसे शीशम है, आंवला है, साल है, टीक है, महोगनी है, आई बात समझ में, गुलमोहर है, एक्सेट्रा, ये सब लगाया जा सके। और इसके लिए जो है जो गुणवत्तापूर्ण, जो आप कह सकते हैं क्वालिटी सीड जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है वन विभाग के द्वारा। तो बेसिकली जो है कृषि वानिकी स्कीम जो है वो along with the crops it's a scheme of tree plantation as well as income generation। अब इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है 10 रुपए प्रति सीडलिंग के हिसाब से वो बीज देती है कि अगर कोई किसान इस स्कीम के अंतर्गत पेड़ को रोपना चाहे तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बेहतर क्वालिटी ऑफ सीडलिंग जो है वो 10 रुपए में ही प्राप्त कर सकता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? कम से कम उसे 25 सीडलिंग जो है वो लगाने होंगे। आई बात समझ में? मतलब कि 25 पेड़ उसे रोकने होंगे। गवर्नमेंट को क्या फायदा है? गवर्नमेंट का जो ये टारगेट है आपका ग्रीन इन्वायरमेंट कमिटमेंट वगैरह का जो टारगेट है कि 35% कवर जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए एक्सेट्रा, उसमें आपका हेल्प मिलेगा और पॉल्यूशन कंट्रोल में हेल्प मिलेगा, प्लस वाटर कंजर्वेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प मिलेगा। फॉरेस्ट्री जो है वो आपका सॉइल और वाटर दोनों कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो है 25 सीडलिंग कम से कम, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी लगा सकता है। और यदि वो किसान 3 साल तक कम से कम 50% ऑफ द सीडलिंग्स को रिटेन कर लेता है, मतलब कि जितने पेड़ लगाए, सपोज उसने वन विभाग से जो है वो 100 पेड़ लगाए, तो 100 पेड़ जो है वो कितना 10 रुपए प्रति सीडलिंग के हिसाब से लगाएगा। और 3 साल के बाद यदि 50 या उससे अधिक पेड़ जो है इसमें
सुरक्षित या स्वच्छ है, ये बच गए। जाहिर सी बात है सभी पेड़ लग जाएं ये जरूरी नहीं, कुछ उसमें मुरझा भी जाएंगे, कुछ गाय भैंस या जो अन्य जीव जंतु है वह भी चढ़ जाएंगे, कुछ की क्वालिटीज अच्छी नहीं होगी, देखभाल अच्छी नहीं होगी एक्सेट्रा। तो जो भी हो, अगर 50% से अधिक वो रिटेन कर लेता है तो एडिशनल उसके ग्रोथ के लिए जो है उसे इंसेंटिव के तौर पे 60 रुपए प्रति सीडलिंग दिया जाएगा कि अब ये पेड़ जैसे जैसे ग्रो करेगा तो उसको 60 रुपया प्रति सीडलिंग दिया जाएगा। साथ ही साथ पूर्व में जो उसने 10 रुपया प्रति सीडलिंग खरीदा था यह भी उसका क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा, मतलब वापस कर दिया जाएगा। क्लियर। तो अब आप देख लें कि गवर्नमेंट एक तरह से सोशल फॉरेस्ट्री को न सिर्फ बढ़ावा दे रही है बल्कि साथ ही साथ आपको फुल वेवर स्कीम भी दे रही है कि आप अगर 50% से ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं तो इंसेंटिव के साथ साथ पुराना जो आपका इनपुट कॉस्ट है वह भी आपका रिफंड हो जाएगा। क्लियर। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है बिहार गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सेक्टर में। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जल जीवन हरियाली के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, जो कि गवर्नमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। आगे हम लोग देखेंगे इसको। जाहिर सी बात है नेक्स्ट ही है आपका जल जीवन हरियाली स्कीम। जल जीवन हरियाली स्कीम बिहार गवर्नमेंट की वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम है और ये अपने आप में एक यूनिक स्कीम है। भारत के किसी भी राज्य में सरकार के द्वारा इस तरह का कोई भी स्कीम जो इन्वायरमेंट स्पेसिफिक हो या इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड हो, यह जो है लागू नहीं किया गया है, बल्कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है, या कह सकते हैं कि बाद में बिहार को देखकर कुछ राज्यों ने जरूर शुरू किया, परंतु बिहार पहला ऐसा राज्य है जिसने कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को प्रायोरिटी देते हुए आपका कोई स्कीम लेकर आया। तो जल जीवन हरियाली स्कीम जो है, जल जीवन हरियाली, यह आपका बिहार गवर्नमेंट का एक यूनिक स्कीम है जो कि सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही सबसे पहली बार फर्स्ट स्टेट था जिसने इंप्लीमेंट किया। ये मेनली आपका इन्वायरमेंट कंजर्वेशन मतलब पर्यावरण का संरक्षण, साथ ही साथ आपका वाटर कंजर्वेशन जल का संरक्षण, प्लस आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोजगार का भी सृजन करने का स्कीम है। यह स्कीम भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के द्वारा शुरू किया गया है। तो जाहिर सी बात है यह स्कीम भी आपका क्या है, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का ना होके ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का है। क्लियर। अब इस स्कीम का जो है वो मेनली आपको गवर्नमेंट क्या प्रमोट करती है, गवर्नमेंट इसमें प्रमोट करती है एक तो जल संचय के जो भी स्कीम हो सकते हैं, पॉन्ड्स बनाने का, पोखर बनाने का इत्यादि। दूसरा सैपलिंग्स को प्लांट करने का जो स्कीम होता है, मतलब कि पेड़ लगाने का स्कीम, मतलब प्लांटेशन का जो भी स्कीम है। आप देखते होंगे अपने घर वगैरह जब भी आप कहीं जाते होंगे सड़क के किनारे से, तो आपको रोड के दोनों तरफ जो है वो सैपलिंग, छोटे छोटे पौधे जो है वो लगाए हुए दिखते होंगे, जो कि जल जीवन हरियाली के द्वारा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया जाता है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आपको खास करके स्टेट हाईवे जो मिलेंगे या डिस्ट्रिक्ट रोडवेज जो मिलेंगे, उसके दोनों तरफ आपको ये पेड़ लगाए हुए देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट ने जितने भी पॉन्ड्स या पोखर वगैरह जो है, इन सब के निर्माण पे सब्सिडी देने के लिए, मतलब लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो ये स्कीम, इससे फायदा क्या होगा, एक तो वाटर कंजर्वेशन होगा, इरिगेशन के लिए फैसिलिटेशन बढ़ेगा, सिंचाई के लिए जल जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिल सकेगी किसानों को।
अब इसके लिए सरकार ने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि कम से कम 1 एकड़ जमीन जो है वो आपको पॉन्ड या पोखरा बनाने के लिए रखना पड़ेगा। तो मिनिमम आपको कितना एकड़, 1 एकड़ का लैंड चाहिए। और सरकार जो इस पे आपको पॉन्ड और पोखर बनाने के लिए जो सब्सिडी देगी वो आपका 75,500 रुपए प्रति एकड़ होगा। आई बात समझ में? तो 75,500 रुपए पर एकड़ लैंड जो है वो आपको पोखर बनाने के लिए या तालाब बनाने के लिए सरकार के द्वारा दी जाएगी। आप सुनते होंगे खास करके गांव के क्षेत्रों में नरेगा के तरफ से लोग कहते हैं कि नरेगा से स्कीम आया है पोखर बनाने का। उस पोखर का बहुत सारा उपयोग हो सकता है। मत्स्य पालन में आप उपयोग कर सकते हैं, आप सिंचाई के पर्पज से उपयोग कर सकते हैं, आप मखाना की खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं, और भी कई सारी चीजें। तो उसमें बेसिकली क्या है, इन्हीं सब स्कीम के तहत जो है वो फंड दिया जाता है लोगों को। पोखर अपने जमीन में, ये रहती भूमि होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सरकारी पे जाके खुदवा दिए। आई बात समझ में? तो रहती भूमि में आपको पोखर खोदने के लिए सरकार 75,500 रुपए का फंड देती है। क्लियर? अब ये नहीं कि हाँ भाई खोदवा के और उसके बाद उस फंड का निकासी भी हो गया और बाद में इंप्लीमेंट नहीं किए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जितने भी फंड है वो इंस्टॉलमेंट में पे होते हैं। एक इंस्टॉलमेंट के बाद आपको एक पर्टिकुलर कार्य आपको दिखाना ही पड़ता है, उसके बाद ही नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका रिलीज किया जाता है। क्लियर? तो मेनली यहां पर जो है सरकार आपको 75,500 रुपए का जो है वो दे सकती है। दूसरा क्या है कि अगर 1 एकड़ जमीन नहीं हुई, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में ज्यादातर क्या है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स है। तो अगर 1 एकड़ जमीन नहीं है तो क्या, तो इन केस आप 2 या 2 से अधिक ज्वाइंट ओनरशिप के तौर पे भी आप इस प्रोजेक्ट को चाहे तो अवेल कर सकते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक किसान भी एक साथ आकर जो है जल जीवन हरियाली स्कीम के तहत या हरियाली योजना के तहत जो है वो पॉन्ड या पोखर वगैरह का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम हमको लगी वो है जैविक कॉरिडोर स्कीम। ये आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। इस स्कीम को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, पार्टिकुलरली 70th बीपीएससी के एग्जाम में इस स्कीम के या फिर मेंस में ये आने के काफी चांसेस हैं। मेन आपका क्या है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी ज्यादा जो है वो प्रमोट कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। इसके जो भी फायदे वगैरह हैं वो हम लोग डिटेल में मेंस के क्लासेस में देखेंगे। यहां पर जो है इस स्कीम के प्रावधान क्या है, बिहार सरकार के इस स्कीम के प्रावधान क्या है, इसके बारे में देखेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है जैसा कि आप जानते हैं कि मेनली ये क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस करने से, फूड की टॉक्सिसिटी लेवल को कम करने से, और साथ ही साथ जो है वो इनपुट कॉस्ट को कम करके, और किसानों, एक तो फूड हेल्दी होगा, दूसरा क्या होगा, जो किसान है उनका इनकम जो है वो ज़्यादा जनरेट होगा क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है वो उसमें कम होगा। तो मेनली क्या है, इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह के माध्यम से खेती की जानी है। दूसरा क्या है कि कुछ स्टेट जैसे सिक्किम आपका प्योरली ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर हुआ है, मतलब कि वहाँ जो भी खेती होती है वो ऑर्गेनिक खेती होती है, उसके जो है नुकसान कम है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए भी वो क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी सब को देखते हुए बिहार सरकार ने भी जो है वो ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम जो है वो लॉन्च किया। अब इस स्कीम के तहत बिहार सरकार ने क्या कहा कि भाई गंगा जो है उसके एलोंग आपका जो भी 13 जिले हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट, इसमें इस स्कीम को हम लॉन्च करेंगे। ये 13 जिले जो हैं वो आपके बक्सर से शुरू करके और कटिहार तक चले जाइए, गंगा के दोनों तरफ जितने भी जिले हैं वो सब इस स्कीम में कवर हो जाते हैं। आई बात समझ में? जैसे बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सिवान हो गया, आपका जो है सारण हो गया, पटना हो गया, वैशाली हो गया, नालंदा हो गया, भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया, खगड़िया हो गया, बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर हो गया, एक्सेट्रा। तो जितने भी आपके, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 66th बीपीएससी प्रीलिम्स में ये भी पूछ चुका है कि इसमें से कौन सा जिला गंगा के किनारे नहीं है। तो ये गाने आप लोग केवल सुनते होंगे, छोड़ा गंगा किनारे वाला, तो कम से कम बिहार के एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि गंगा के किनारे आप हैं भी या नहीं, कि सिर्फ गाने ही सुन के खुश हो जाते हैं। तो गंगा के किनारे जो 13 जिले हैं, उन 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर स्कीम जो है वो चालू की गई है। इसके तहत जो है बिहार सरकार ने क्लस्टर ऑफ विलेजेस बनाने का निर्णय लिया है। क्लस्टर ऑफ विलेजेस मीन्स कुछ गांव का समूह जिसे कि जैविक खेती के लिए ही जो है वो प्रोन्नत या
प्रोत्साहन दिया जाएगा या डेवलप किया जाएगा और लगभग पूरे बिहार के ज़मीन को, एरिया को मिला है जैविक कॉरिडोर में। तो गवर्नमेंट का टारगेट है 20,000 एकड़ ऑफ लैंड जो है वो ऑर्गेनिक क्लस्टर में कन्वर्ट करने का। ऑर्गेनिक क्लस्टर मीन्स सिर्फ और सिर्फ यहां पर ऑर्गेनिक माध्यम से खेती होगी। आई बात समझ में? इस योजना को 2025 तक जो है वो इंप्लीमेंट करना है और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो एक स्पेशल एजेंसी बनाई है, बिहार राज्य जैविक विकास मिशन। आई बात समझ में? बिहार राज्य जैविक विकास मिशन जो कि इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी, मॉनिटर करेगी, इसके अलग अलग टाइम पीरियड पे इसका इवैल्यूएशन करेगी। अब इसके लिए जो भी इनपुट रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका वर्मी कंपोस्ट एक्सेट्रा, इन सब के लिए आपको जो है गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी लाई है और जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह का उत्पादन किया जाना है उसमें सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी टू द स्टार्टअप्स एक्सेट्रा, जो भी इसमें इस प्रोसेस में इनरोल करना चाहेंगे, जो भी इंडस्ट्री। उसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं, लाइक 6.4 लाख पर यूनिट ऑफ वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन एक्सेट्रा। उतने डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं हो जाता है, वो जाएगा आपका मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो है हमें ये देखना है कि इनपुट के तौर पे वर्मी कंपोस्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ये लाई। दूसरा आपका जो है इसके तहत कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाए जाने हैं। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर जिसके अंतर्गत जो भी प्रोड्यूस आपका जैविक प्रोड्यूस होगा उसको जो है यहाँ पे रेफ्रिजरेशन की सुविधा होगी, जिसे कोल्ड स्टोरेज भी आप कह सकते हैं, जहाँ कि उसे संरक्षित रखा जाएगा। साथ ही साथ बाद में जो है मार्केटिंग के लिए भी डिफरेंट एजेंसीज को प्रतिनियुक्त या हायर किया जाएगा जो इसे जैविक प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट कर सके, बेच सके। आई बात समझ में? यहाँ पर जो चैलेंजेज हैं वो मेनली 3-4 चैलेंजेज हैं। पहला तो ये है कि जो आपका जैविक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसके बारे में जागरूकता कम है। दोनों को, किसानों को भी और कंज्यूमर को भी इसके फायदे के बारे में जागरूकता कम है। तो सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस से ग्रसित हैं। दूसरा क्या है, जो भी आपका ऑर्गेनिक कॉरिडोर का स्कीम है, जैविक कॉरिडोर का स्कीम है, इसके तहत जो आपका सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है उसको जो सर्टिफाई करती है गवर्नमेंट एजेंसी, वो जो है वो काफ़ी लेंदी और डिलेड प्रोसेस है, जिसमें कि फार्मर्स को काफ़ी परेशानी फील होती है और इस कारण से वो लोग जैविक खेती के प्रति उतना ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाते। तीसरा क्या है, इन्फेक्शन रेट भी जैविक जो आपका ऑर्गेनिक प्लांट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है वो नॉर्मल जो पेस्टिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से जो खेती होती है उसकी तुलना में उनका जो है वो कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि इन्फेक्शन रेट जो आप पेस्टिसाइड वगैरह कह सकते हैं, पेस्ट कंट्रोल का जो इशू है यहाँ पर वह एक बहुत ज़्यादा ये है। और चौथा है कि आपका मार्केट डिमांड जो है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। क्लियर? तो फिर भी जो है गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रयास कर रही है जैविक कॉरिडोर का। लेट अस सी कि हाँ भाई इन फ्यूचर जो है गवर्नमेंट इसको कितना जो है प्रमोट कर पाती है, किस लेवल तक इसको लेके जाती है। आई बात समझ में? लेकिन जाहिर सी बात है फ्यूचरिस्टिक ये प्रोजेक्ट काफ़ी है, आने वाले समय में इसका डिमांड काफ़ी बढ़ने वाला है। क्लियर? तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम जो है वो हमने अभी देख लिया। अब जो है नेक्स्ट आपका आता है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इसमें भी कई सारे स्कीम है बिहार गवर्नमेंट के, और आपका सोशल सेक्टर के जो स्कीम है, खास करके जिसमें आपको वृद्धा पेंशन की बात है या लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना की बात है, कन्या उत्थान योजना एक्सेट्रा की बात है, और कुछ अदर सेक्टर्स जो हैं जिसमें कि आपका उद्यमी योजना या अनएम्प्लॉयमेंट्स के लिए जो योजना वगैरह चलाई गई है, विक्टिम कंपनसेशन फॉर एसिड अटैक एंड रेप विक्टिम्स वगैरह के लिए जो कंपनसेशन स्कीम है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए जो रोजगार या ऋण वगैरह की व्यवस्था की योजना एक्सेट्रा, इन सब को जो है हम लोग फिर डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज जो है इसका पार्ट 1 समझ लीजिए कि भाई आपको एग्रीकल्चर 7 निश्चय पार्ट 2 एक्सेट्रा की जानकारी मिली। ठीक है, तो जब आप इको सर्वे और बजट के एनालिसिस में जो डेटा देखते हैं वो डेटा को प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज के साथ आप क्या करते हैं, मैच करते हैं, तो यही आपका आंसर राइटिंग में क्या होता है, वैल्यू एडिशन का काम करता है। दूसरा हमने शुरू में ही देखा था कि जो आपका
पॉलिसीज़ का जो एरिया था वो सारे जितने भी आईटी पॉलिसी हैं, टूरिज्म पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, आपका ये क्या बोलते हैं स्टार्टअप पॉलिसी है बिहार गवर्नमेंट की, इन सब के लिए एक अलग से हम लोग क्लास लेंगे। तो मेनली आज के क्लास में आपको जो है वो गवर्नमेंट स्कीम पार्ट 1 और मेनली उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के स्कीम्स को हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में इसके कंटिन्यूएंस में हम लोग एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर एंड अदर स्कीम्स रिलेटेड टू बिहार गवर्नमेंट पर्टिकुलरली रिलीवेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसको देखेंगे। क्लियर? तो इस वीडियो के लास्ट में अगेन मैं आप लोगों को कहता हूं, अगर आप लोगों ने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलीवेंट वीडियोज़ इस पर आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अभी जो एक लेटेस्ट बैच है जिसकी जानकारी हम दे दें कि 70th BPSC के लिए हमने जो बैच लॉन्च किया, बस एक अटेम्प्ट काफ़ी है बैच, और उस बैच का मोटिव जो है वो सिर्फ सीरियस कैंडिडेट जो कि 70वीं BPSC को एक बार में फाइनली क्लियर करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि प्रीलिम्स का स्टेज आज के समय में सबसे क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि आने वाले जितने भी स्टेज हैं वो धीरे धीरे आपको क्या करते हैं, नैरो जोन की तरफ ले जाते हैं, और लगभग 6 लाख लोग जो अपीयर हो रहे हैं वो आपके प्रीलिम्स में ही अपीयर हो रहे हैं। तो लगभग 6 लाख लोग यहाँ पे अपीयर होंगे, जिसमें से कि लगभग 5 से 6 हज़ार लोग जो है वो मेंस एग्जाम में अपीयर होंगे। मतलब कि यहाँ से जो सिलेक्ट होंगे वो मेंस में सिर्फ 5 से 6 हज़ार, और फिर इंटरव्यू कॉल के लिए आपको हार्डली 1.5 से 2 हज़ार लोगों को बुलाया जाएगा, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है इसमें हार्डली 5 से 600 लोग ही रह पाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी। अगर 800 है, 900 है तो उस हिसाब से। तो यहाँ पर जो है ये फाइनल लिस्ट की बात है। तो 6 लाख से जो 600 तक जाने का सफ़र है उसमें जो सबसे बड़ा आपका बाधा है वो क्या है, प्रीलिम्स एग्जाम है। तो इसीलिए स्पेसिफिकली फॉर 70th BPSC जो हमारा प्रीलिम्स का बैच आ रहा है उसमें टॉप 100 स्टूडेंट्स को जो है हम लोग एनरोल करेंगे इस बैच के लिए। इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, और आपका जो एडमिशन का टेस्ट है वो 19 मई को है। तो 19 मई को आप लोग इसका एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं, और बैच जो स्टार्ट होगा वो आपका 30 मई को शुरू होगा। मतलब कि 30 मई से आपका ये बैच शुरू होगा, जो लगभग 100+ डेज का होगा, और स्पेसिफिकली टारगेटेड जो है आपको एक्सपर्टाइज फैकल्टी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स गाइडेंस के लिए दी जाएंगी। क्लियर? तो आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और इस बैच से आप लोग लाभान्वित हों, क्योंकि एक अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालना जो है वो बहुत ही टीडियस समझा जाता है। बट ट्रस्ट मी कि जितने भी यहाँ फैकल्टी हैं सब लोग एक अटेम्प्ट वाले ही हैं, इंक्लूडिंग धनंजय सर, माई सेल्फ एंड ऑल अदर फैकल्टीज़। तो आपको अगर एक अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकालना है तो जाहिर सी बात है आपको उसी तरह से पढ़ाई भी करनी है। क्लियर? तो आप लोग इस बैच से जुड़े, और किसी भी तरह के क्वेरी के लिए यूट्यूब पे आप लोग फ्री हैं, आप वहाँ पे क्वेरी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। साथ ही साथ जो है जितने भी आपके अदर सेक्टर्स के स्कीम है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वीमेन एंड ऑल अदर सोशल सेक्टर एक्सेट्रा, वो सब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। क्लियर? देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।